हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। हमारा प्रयास आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आप लोग बढ़िया परफॉर्मेंस करें, इसी उम्मीद के साथ हर रोज़ बेहतर क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपने डिटेल क्लास नहीं देखा है तो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, और अगर आपने डिटेल क्लास देखा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को रिकॉल भी कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज भी आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है बच्चों, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, ये देख के बिल्कुल मत डरिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसी पे आधारित है। यहाँ पे क्वेश्चन इतने बड़े भले हैं, आईएएस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो थीम है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है धारणीय विकास यानी कि टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है, यानी कि उनके आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बगैर आप वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ जो है स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? कौन सा ये सिद्धांत है जो यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बता रहा है, जो आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाने की बात कर रहा है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वो बात है। क्या ये समावेशी विकास है, या ये सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विकास है, या वैश्वीकरण है, या धारण क्षमता है? तो आपको बताना है बच्चों, इसमें से कौन सा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और ये काफ़ी आसान है क्योंकि हमने इस पर काफ़ी जो है विस्तार पूर्वक बातें की हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक एक चीज़ों को क्लियर करते हैं। समावेशी विकास का मतलब मैंने आपको कहा था कि जिसमें सबका विकास हो, चाहे कोई उच्च वर्ग का हो, चाहे कोई निम्न वर्ग का हो, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, वंचित है या जैसा भी है, सबका समान विकास होना चाहिए। समावेशी विकास इसी को कहते हैं। तो ये तो समावेशी विकास की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा। दूसरा, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विकास नहीं कर रहा, बल्कि ये समाज के सशक्तिकरण की बात कर रहा है और समाज को मजबूत करने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये आंसर आपका नहीं होगा। अब आपका सी क्या है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अपने देश को विश्व के अन्य देशों से, विश्व के अन्य चीज़ों से कनेक्ट करना, अपने आप को ग्लोबल करना। वैश्वीकरण ये सतत विकास की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब आपको पता है धारण क्षमता, यही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, यानी कि पृथ्वी की जो धारण क्षमता है, इन्वायरमेंट की जो धारण क्षमता है, उसको बनाए रखना ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका उपयोग कर सके, वो भी इसका लाभ उठा सके, वो भी इन प्राकृतिक रिसोर्सेज का बेनिफिट प्राप्त कर सके। इसी को कहते हैं धारण क्षमता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बहुत आसान है बच्चों, अगर आपने पढ़ा है और थोड़े भी आप सोचने समझने की क्षमता रखते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? इनमें से वो कौन है जो विकास के मानवीय पक्ष पर ध्यान देने वाला पहला संगठन, संस्था या जो भी है आपको बताना है। क्या ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, या ये समन्वित ग्रामीण विकास योजना है, या ये विश्व विकास प्रतिवेदन है, या सामुदायिक विकास योजना है? आपको बताना है कि विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। वो कौन सी संस्था है जिसने सबसे पहले मानव के विकास पर ध्यान दिया था? बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है, गलत है। सही कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसी ने ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो आपका प्रोग्राम है, इसी ने सबसे पहले मानव विकास के ऊपर ध्यान दिया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से बना है? आपको बताना है कि जो यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है ये कितने आपके सूचकांकों पे बना है। क्या इसमें 8 सूचकांक है, या 10 सूचकांक है,
या 12 सूचकांक हैं या 14 सूचकांक हैं। आपको बताना है बच्चों, बहुआयामी गरीबी का जो सूचकांक प्रकाशित होता है ये कितने चीज़ों को मानक बनाता है। जैसे हमने मानव डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करी थी तो उसमें हमने देखा था कि 3 चीज़ों को आधार बना करके ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऐसे बहुआयामी गरीबी जो रिपोर्ट जारी किया जाता है ये 10 चीज़ों को मतलब ये 10 चीज़ों को अपना आयाम बनाता है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि इसमें 10 चीज़ें शामिल होती हैं, 10 चीज़ों को अपना जो है आयाम बनाता है। यानी कि बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट में आधार जो बनेगा वो निर्धनता का 10 चीज़ों को लिया जाता है, उसी के आधार पे ये बनता है। नेक्स्ट है मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। एग्जाम में आ चुका है बच्चों ये क्वेश्चन कि मानव निर्धनता जो सूचकांक है इसको किस वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ प्रकाशित किया गया था। यानी कि पहले मानव निर्धनता सूचकांक प्रकाशित नहीं किया जाता था, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ उसको पहली बार प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन में है 1994 या 1995 या 1996 या 1997। आपको बताना है बच्चों इनमें से कौन सा ईयर है जिस ईयर में मानव निर्धनता सूचकांक को मानव विकास सूचकांक के साथ प्रकाशित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी। आपको बताना है कौन सा है। ये 1997 की घटना है। 1997 में ऐसा किया गया था, दोनों रिपोर्ट को कंबाइंड रूप में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वर्षीय प्रकाशन है। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये एक वर्षीय प्रकाशन है और इसको कौन प्रकाशित करता है आपको यही बताना है। ऑप्शन में है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा या विश्व व्यापार संगठन के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। आपको बताना है बच्चों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करता है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बन रहा है कि कौन सी संस्था किस रिपोर्ट को जारी कर रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वर्षीय प्रकाशन प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। इनमें से कौन है जो ये रिपोर्ट जारी करता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट को कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन में है एशिया विकास बैंक, दूसरा ऑप्शन है यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ऑप्शन नंबर आपका 3 है यूएस फेडरेशन रिजर्व बैंक या ऑप्शन नंबर आपका 4 है विश्व बैंक। आपको बताना है बच्चों विश्व आर्थिक संभावना जो रिपोर्ट है ये कौन से संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है। इसको विश्व बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा, ये बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन जो है प्रकाशित करता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या ये संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है या ये संगठन विश्व आर्थिक फोरम है या ये संगठन विश्व बैंक है। आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा संगठन है जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक जो प्रकाशन है इसको प्रकाशित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है ये वर्ल्ड बैंक का विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, और आपका ये रिपोर्ट तो एग्जाम में कई बार पूछे गए। हालांकि यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है इसमें कौन सी संस्था है, और ये संस्था आपका IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। इनमें से कौन सा संगठन है जो आपका सार्वभौम लैंगिक अंतराल जो आपका सूचकांक है इसको जारी करता है, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करता है। पहला है विश्व आर्थिक मंच, दूसरा है UN मानवाधिकार परिषद,
तीसरा है UN वुमेन, चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको बताना है बच्चों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विश्व आर्थिक मंच, इसको आपको ध्यान देना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके बचे हैं। पहला इसमें आगे है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा संगठन है जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, या आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन है। बहुत ही बढ़िया, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संगठन है जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो ये संगठन आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF है। याद रखिए बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कूट में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा रिपोर्ट जो IMF जारी नहीं करता, इसलिए आपको ये सारे रिपोर्ट्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है, कौन कौन से रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि, यानी कि कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ये बता रहा है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं है। यानी कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो बता रहा है कि हमारे राष्ट्रीय जो इनकम है ये बेहतर तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, वृद्धि नहीं कर रहा है। आपको बताना वो पॉइंट कौन सा है। पहला है औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है तब, या कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है तब, या निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तब, या निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं तब, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। यानी कि आप किसी राष्ट्र में, किसी देश में प्रति व्यक्ति जो GNP में योगदान है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये आप किस आधार पे निकाल सकते हैं कि प्रति व्यक्ति इनकम जो है बढ़िया नहीं है, GNP में उसका योगदान नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रति व्यक्ति की बात कौन कर रहा है बच्चों, ये तो औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन की बात कर रहा है, हो ही नहीं सकता। ये कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में विफलता की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। आपका निर्यात की अपेक्षा आयात का बढ़ना ये भी अलग बात कर रहा है। लेकिन अगर निर्धनता है और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उस देश के राष्ट्रीय इनकम में जो प्रति व्यक्ति इनकम है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। क्योंकि जो युवा वर्ग हैं, जो लोग हैं, वो जब बेरोजगार रहेंगे, निर्धन रहेंगे, तो फिर उनका प्रति व्यक्ति इनकम अच्छा होगा ही नहीं। और अगर अच्छा होगा नहीं तो राष्ट्रीय इनकम में उनका कोई योगदान बेहतर नहीं होगा। और यही कह रहा है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करेगा अगर निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है तो। बहुत आसान था, IAS का क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत होती है। अगर क्वेश्चन का प्रकृति क्या है समझ में आ जाए तो आंसर में कोई दम नहीं रहता है। नेक्स्ट, ये भी IAS का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निम्नलिखित कथन है और यहाँ पे आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि नीचे ये जो कोट दिए हुए, जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ये बता रहे हैं कि किस देश में मानव पूंजी बेहतर है, किस देश में मानव का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है, कहाँ पे मानव का बेहतर तरीके से योगदान है और मानव डेवलप कर रहा है। आपको यहाँ पे यही बताना है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, किसके द्वारा, पहला है किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। अगर किसी देश का जो व्यक्ति है वो अधिक पूंजी का संचय कर रहा है तो क्या मानव का विकास हो रहा है। दूसरा, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, यानी कि किसी देश का जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो नागरिक है, उसके ज्ञान में विकास हो रहा है, कौशल के स्तर और क्षमता में वृद्धि हो रही है, तो क्या मानव का विकास हो रहा है।
तीसरा, गोचर धन का संचय हो पाता है, यानी किसी देश में जो दिखाई देने वाली संपत्ति है जिसको हम कहते हैं कि चल संपत्ति, जो संपत्ति हमें दिखाई देती है, ऐसी संपत्ति में अगर कोई देश बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रहा है, यानी कि उसके यहाँ बंगला, गाड़ी और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ मानव का विकास हो रहा है। और चौथा है, अगोचर धन का संचय हो जाता है, यानी कि ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती, यानी कि इंटरनल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, थिंकिंग का विकास, उसके धारणा, उसकी सोच का, इन सारी चीज़ों का विकास अगर हो रहा है तो क्या मानव का विकास हो रहा है। तो आपको बहुत आसान है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको वो स्टेटमेंट सही करने हैं जिस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा हो कि वहाँ पे मानव का विकास हो रहा है। और मानव का विकास आप जान रहे हैं कि उसकी शिक्षा अच्छी हो, उसका मानसिक स्तर अच्छा हो, उसका सोच अच्छा हो, उसका जो मतलब एक तरीके से कि इंटरनल जो थिंकिंग है वो बेहतर हो, ये मानव पूंजी होता है। तो आप देखेंगे कि आपको बताना है कि पहला दूसरा सही है, या केवल दूसरा सही है, या दूसरा चौथा सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है। आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो बेहतर व्याख्या कर रही हैं किसी भी देश में मानव पूंजी के निर्माण की, कि किसी भी देश में मानव पूंजी बहुत बेहतर तरीके से निर्माण हुआ है। वेरी इजी और बहुत इंटरेस्टिंग। आईएएस के क्वेश्चन इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं कि वो थिंकिंग पे होते हैं, इंसान को सोचने वाला प्राणी बनाते हैं। व्यक्ति अगर नॉलेज है तो सोच करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और ये हमारे सोच को ब्रॉड और बहुत बेहतर बनाते हैं। इसीलिए आईएएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, और ये आईएएस का ही क्वेश्चन और आप देख रहे हैं कि कैसे सही, कौन से सही हैं। तो पहला चलिए एलिमिनेट करते हैं। पहला क्या कह रहा है, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। नहीं, अगर किसी देश का जो नागरिक है वो ज़्यादा पूंजी संचय कर रहा, हो सकता है वो धांधलेबाजी करके पूंजी इकट्ठा कर रहा, हो सकता है वो चोरी करके कर रहा, हो सकता है उसके पास काले धन हो, यानी कि गलत तरीके से उसने पूंजी वहाँ के नागरिकों ने इकट्ठा किया है, तो ये तो मानव डेवलपमेंट का जो है निशानी नहीं है, यानी कि ये गलत है। पूंजी अगर कोई व्यक्ति इकट्ठा कर रहा तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मानसिक और सोच डेवलप होगा। दूसरा, देश के लोगों का ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि, बिल्कुल सही है। अगर देश के लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, कौशल बढ़ रही, क्षमताएं बढ़ रही हैं, यानी कि वहाँ का मानव पूंजी बेहतर है। तो आप देख रहे हैं पहला एलिमिनेट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये देख रहे हैं हट गया, और ये आप देख रहे हैं ये भी हट गया। अब केवल 2 और 2 4 का है, तो चलिए और भी एलिमिनेट करेंगे हम। तीसरा क्या कह रहा है, गोचर धन का संचय हो पाता है। अगर किसी देश में धन संपत्ति जो हमें दिखाई देती है, जैसे गाड़ी, बंगला, घर, खेती बाड़ी, जो भी चीज़ें हैं, पैसे, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, अगर उसका संचय नागरिकों के पास है तो क्या वहाँ पे मानव पूंजी का विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये वही बातें हो गई कि ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे भ्रष्टाचार करके लोग, यानी कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं गलत काम करके पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी थिंकिंग के होंगे या बहुत शिक्षित होंगे या उनकी मानसिक स्तर बहुत अच्छा होगा। तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आप देख रहे हैं तीसरा भी कट गया, तो आपका कौन सा सही होगा? अब आप देख रहे हैं कि या तो पहला चौथा होगा या तो केवल दूसरा होगा। तो क्या चौथा होगा, देख लेते हैं। अगोचर धन का संचय हो जाता है। अगोचर धन यानी कि जो दिखाई नहीं देता, हम किसी की सोच नहीं देख सकते, हम किसी को ये नहीं देख सकते उसके पास कितना ज्ञान है, हम किसी की क्षमताओं का अनुभव नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके से कहीं देख नहीं सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो अगोचर चीजें बढ़ेंगी यानी कि बेहतर चीजें, तो आपका चौथा भी सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है, सी, यानी कि दोनों पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामिक नहीं हो पाता? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि अगर कहीं पे उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था है लेकिन क्या कारण है कि पूंजी का निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता? यानी कि हमारे यहाँ बचत बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम निवेश करते हैं तो पूंजी की अपेक्षा हमें उत्पाद अच्छा प्राप्त नहीं होता। यानी कि जितना हमने बचत करके पूंजी इकट्ठा की और वो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जब हमने कहीं पे लगाया, इन्वेस्ट किया, तो हमने उसकी अपेक्षा उत्पाद प्राप्त नहीं हुए। क्या रीज़न है? तो कह रहा है कमजोर प्रशासन तंत्र। क्या इसके लिए कमजोर प्रशासन तंत्र जिम्मेदार है? क्या कह रहा है? उच्च जनसंख्या घनत्व, या जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए
फिर कह रहा है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, यानी कि किसी भी चीज़ के उत्पादन में बहुत ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ती है। और चौथा कह रहा है कि निरक्षरता, लोगों के पास शिक्षा नहीं है इसलिए। तो आपको पता है क्वेश्चन का आपने अर्थ समझ लिया है कि बहुत ज़्यादा बचत होने के बावजूद जब हम उत्पादन करते हैं तो हमें उत्पाद उतना प्राप्त नहीं होता। क्या रीज़न है? तो कमजोर प्रशासन तंत्र इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। और उच्च जनसंख्या घनत्व, जब कह रहा बचत है आपके पास, पूंजी है आपके पास, उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा तो घनत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। निरक्षरता का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति के पास अगर पूंजी है और वो कहीं लगा रहा है तो उसको उत्पाद मिलना चाहिए। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। जो हम उत्पाद है प्राप्त करते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ती है, उत्पाद की अपेक्षा पूंजी ज़्यादा लगाना पड़ता है और उसकी अपेक्षा उत्पाद कम प्राप्त होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा बचत होने के बावजूद जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत बेहतर मुनाफा नहीं होता है, क्योंकि उत्पादन की अपेक्षा पूंजी बहुत ज़्यादा लगता है। उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सूचकांक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? इनमें से कौन सी संस्था है जो लोकतंत्र के सूचकांक का प्रकाशन करता है? और लोकतंत्र का जो सूचकांक है इसमें हम पिछले वर्ष 51वें स्थान पे थे, इस बार हम 53वें स्थान पे चले गए हैं, यानी कि उसमें भी हम 2 पायदान पीछे हो गए हैं। तो आपको बताना बच्चों कौन सी संस्था है जो ये सूचकांक जारी करता है। क्या ये WTO है, या IMF है, या UNDP है, या इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है? आपको बताना है कौन सी संस्था है जो लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। भारत का स्थान 53वां है, इससे अपडेट रहिएगा, ये अक्सर चेंज होता रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 4 इसका सही है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? एक यही सूचकांक है जिसमें भारत की स्थिति अच्छी है, अन्य सूचकांकों में भारत जो है हमेशा पीछे पीछे जा रहा है। हालांकि इसके पहले ऐसा भी था कि हम एक स्थान और बेहतर थे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्थान है भारत का 2020 में? क्या 8वें स्थान पे है, या 9वें स्थान पे है, या 10वें स्थान पे है, या 11वें स्थान पे है? तो ये आपके लिए अच्छा है बच्चों कि इस क्षेत्र में काम कर रहे 63 देशों में जो टॉप 10 देश हैं उसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसी देश को नहीं मिला है। यानी कि पर्यावरण को लेकर कोई इतना सीरियस नहीं है कि वो पहला और दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त कर सके। बहुत दुख की बात है कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन या जो भी देश हैं जो लगभग हर श्रेणी में कंपटीशन करते हैं आगे आने की, इसमें किसी ने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त नहीं किया है। ये बहुत ही दुख की बात है। और इन 10 देशों में 3 स्थान खाली रह गया और इस टॉप 10 में भारत 10वें स्थान पे है। तो आपका जो भारत का स्थान है ये 10वां है। अगर एग्जाम में आ जाए कि पर्यावरण सुरक्षा सूचकांक में पहले या दूसरे या तीसरे स्थान पे कौन सा देश है, तो कोई भी देश नहीं है, यह स्थान खाली रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का मतलब है कि हथियार और सैन्य क्षमता में भारत का स्थान कौन सा है। तो आपको बताना है क्या भारत पहले स्थान पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है या चौथे पे है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में पहले स्थान पे बच्चों आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस है जो भारत का दोस्त है, और तीसरे स्थान पे चाइना है जिनसे हमारा अक्सर कंपटीशन है, और चौथे स्थान पे आपका भारत है। यानी कि इसमें हथियार और सैन्य क्षमता में भारत का चौथा स्थान है। इन 3 बड़ी शक्तियों या अर्थव्यवस्थाओं के बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं। आई होप बच्चों आज का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगेगा और जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इन सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आपको अच्छा लग रहा होगा सारी चीज़ें जान के। इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको ये श्रृंखला हमेशा मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके उपस्थित हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर हम और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।